नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि, मैं मनीष दीक्षित विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने रीट के व्याकरण की जब कक्षाएं प्रारंभ की थी, तो हमने भाषा के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, भाषा शब्द बना कैसे है, भाषा शब्द का अर्थ क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से क्या की थी, चर्चा की थी। साथियों, वहां पर हमने बात भी की थी कि भाषा को समझने के लिए, चाहे भाषा कोई भी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, आपकी अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, उसको समझने के लिए सभी भाषाओं में भाषा कौशलों का ज्ञान होना आपको बहुत ही जरूरी है। यानी जब आप विद्यालय में जा रहे हैं और वहां पे भाषा पढ़ाने की अगर आप बात करेंगे, तो उसको पढ़ाने को तो हम कभी भी कैसे भी पढ़ा देंगे, लेकिन एक व्यवस्थित क्रम से एक बच्चे के अनुरूप हम कैसे भाषा को पढ़ाएं, कैसे भाषा को समझें, या उसके विकास में कैसे वो हमारा अध्यापन कार्य जो है वो सहायक सिद्ध हो, उसके लिए भाषा के चार कौशलों का आना बहुत ही जरूरी है। यानी इनको समझना हमें बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमने वहां पर बात की थी कि जो भाषा है आपकी, वो संस्कृत की भाष धातु भाष धातु से टाप प्रत्यय करके भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है ना। यानी जिसका अर्थ है भाव प्रकटनम। कि मन में जो भाव आ रहे हैं उनको प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। विस्तार से हम इस भाषा के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और क्योंकि यहाँ इस भाषा को समझने के लिए, है ना, क्योंकि भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है। तो भाषा को समझने के लिए चार भाषा कौशल होते हैं। इनका क्रम क्या है, थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से, है ना, आपको पता होगा, लेकिन इसको इसी व्यवस्थित क्रम से पढ़ना है। इसको इसी व्यवस्थित क्रम से पढ़ना है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो हमने आज क्रेश कोर्स स्टार्ट किया है, आज उसकी जो पहली कक्षा है, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। और यहाँ से भाषा कौशल से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन सभी को हमने एकत्रित करके उसको विस्तार से पढ़ाने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कक्षा के अलावा आपको भाषा कौशल में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। ठीक है, तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और इस कक्षा को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका ये सहयोग ही हमारे लिए क्या है, प्रोत्साहन है। साथियों, बात करते हैं, देखिएगा, भाषा के बारे में। और भाषा कौशल प्रारंभ करने के लिए से पहले माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। साथियों, जैसे कि मैंने अभी आपको एक माँ भगवती का श्लोक हमने यहाँ पे उच्चारण किया है, तो सबसे पहले आपने किया क्या, सबसे पहले आपने श्रवण का कार्य किया है ना। या कौन सा कार्य हुआ है यहाँ पे, श्रवणम। यानी आपने क्या किया, इसको श्रवण किया। पहला कौशल क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा हो गया पहला कौशल, कौन सा, श्रवणम। दूसरा कौन सा है, भाषणम। तीसरा कौन सा है, पठनम। और चौथा कौन सा है आपका, लेखनम। है ना। यानी हम ये बात करें कि कितने कौशल हो गए हमारे, चार कौशल हो गए। पहला होता है श्रवणम, दूसरा भाषणम, तीसरा पठनम, और चौथा लेखनम। साथियों, अगर हम संस्कृत में बात करें, तो संस्कृत में हम श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम बोलेंगे। अगर मैं हिंदी में बात करूं, इसकी हिंदी में बात करूं, तो यहाँ पे श्रवणम का मतलब होता है सुनना। श्रवणम को क्या कहते हैं, सुनना। भाषणम को बोलना, भाषणम को बोलना। पठनम को लिखना। और लेखनम को, सॉरी, पठनम को पढ़ना, पठनम को पढ़ना, पठनम को पढ़ना, और लेखनम को, थोड़ा धैर्य बना करके आप जरूर इस कक्षा को कंटिन्यू करें और लास्ट तक जरूर बने रहें।
आपके लिए मैं फिर कह रहा हूँ ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर मैं कहूँ कि आप अगर इसको अंग्रेजी में की बात करें, है ना? अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें तो श्रवणम को कहते हैं लिसन, लिसन, ठीक है? बोलने को कहते हैं स्पीक, ठीक है? पढ़ने को कहते हैं रीड और लिखने को कहते हैं राइट, राइट, ठीक है? तो आपके संस्कृत में कहेंगे श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। हिंदी में कहेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है? और अंग्रेजी में कहेंगे लिसन, स्पीक, रीड और राइट। लिसन, स्पीक, रीड और राइट। बिल्कुल। अब इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स चलती हैं, है ना? जैसे आपने सुनना से लिया आपने सु, बोलना से लिया बो, प से लिया प और ली से लिया ली। यानी एक ट्रिक याद हो गया आपका सु, बो, प, ली, है ना? सुबोपल्ली। आप एक हिंदी में अगर याद रखना चाहें तो सुबोपल्ली से याद रखने सकते हैं। अगर अंग्रेजी की मैं बात करूं LSRW, है ना? यानी हम कहें LSRW, ये आप अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और है ना? और संस्कृत में भा, प और ले, ठीक है? ये आप इसको संस्कृत भाषा में याद कर सकते हैं। देखिएगा आप हिंदी की कक्षा हो या संस्कृत की हो, भाषा कौशल आपके सभी जगह सेम आने हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क हो गया। जैसे कि मैंने अभी आपको इस स्लाइड में आपको यहाँ देखने समझाने का मैंने क्या किया है यहाँ पे प्रयास किया है ना? सुनना यानी जब बालक जन्म लेता है तो वो सबसे पहले क्या कार्य करता है? सुनता है। पहले बोलता नहीं है, पहले लिखता नहीं है, पहले पढ़ता नहीं है। यानी पहले उसका क्या होगा? श्रवण संस्कार होता है। पहले क्या होता है? श्रवण संस्कार होता है। वो सुनता है, 5-6 महीने सुनता है। आपने देखा होगा सबसे पहले वो माँ शब्द बोलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो शब्द कौन-सा सुनता है? माँ ही शब्द सुनता है। उसके बाद में सेकंड स्टेज होती है भाषणम, है ना? सेकंड स्टेज क्या होती है? भाषणम। फिर वो बड़ा होता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, फिर क्या करता है? पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। एक मनोवैज्ञानिक हुई हैं, मोरिया मोंटेसरी, है ना? मैडम मारिया मोंटेसरी। वो वो इस क्रम को कहती है कि पहले होगा आपका सुनना, लिसन, फिर होता है आपका स्पीक, फिर राइट और फिर आपका रीड, ठीक है ना? तो वो बल किस पे देती है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, लिखना और पढ़ना। यानी इसके हिसाब से उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लिखना पहले होता है और पढ़ना बाद में होता है। लिखना पहले होता है और पढ़ना बाद में होता है। ये किसके अनुसार होता है? मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार होता है। किसके अनुसार की बात कर रहा हूँ भई? मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार कर रहा हूँ। तो यहाँ तक इस बात को समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पहला कौशल क्या है? पहला कौशल क्या है? दूसरा कौशल क्या है? तीसरा कौशल क्या है? चौथा कौशल क्या है? दूसरा अंतिम कौशल कौन-सा है? ठीक है ना? अंतिम कौशल कौन-सा है? तो इसको और किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उनको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये हमारे मानव मस्तिष्क का क्या है? एक चित्र है, ठीक है? यानी हमारी जो बुद्धि है, वो कहाँ पर स्थित होती है? यहीं पर। हम ये कह दें कि यहाँ पे कौन बैठी है भाई? बुद्धि है हमारी, है ना? बुद्धि। ये क्या है? हमारी बुद्धि है। तो ये बुद्धि की बात करूँ, बुद्धि के आधार पर, है ना? किसके आधार पर भई? हम अगर कहें कि भाषा को समझने के लिए बात करें या हम ये कहें कि हमारे इनका जो आधार है कौशलों का जो आधार है वो क्या है? बुद्धि। क्या है? आधार क्या है? बुद्धि है। ठीक है ना? तो बुद्धि के आधार पर हम इन कौशलों को अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो कैसे-कैसे क्या नाम है? यानी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि हमको सुनना है ना? यानी मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ इनपुट, एक लिख रहा हूँ आउटपुट, है ना? एक क्या लिख रहा हूँ मैं शब्द यहाँ पर देखिएगा, इनपुट,
इनपुट, एक शब्द लिख रहा हूँ मैं आउटपुट। इनपुट का मतलब यानी ग्रहण करना, है ना? इनपुट का मतलब क्या होता है? ग्रहण। और आउटपुट का मतलब होता है अभिव्यक्ति। क्या होता है भाई? अभिव्यक्ति। आउटपुट की बात करें तो अभिव्यक्ति। तीसरी बात क्या है? इनपुट को क्या कहते हैं? आगत। एक शब्द और आता है इनपुट के लिए, क्या आता है? आगत, ठीक है? और आउटपुट की बात करूँ तो निर्गत। साथ-साथ आप नोट्स बनाते चलें या बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहाँ पे गलती होती है और किस प्रकार की गलती होती है, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। श्रवण का तो हम मतलब हमने कहा कि 3 हमने बुद्धि के आधार की अगर हम बात करें, तो हमने 2 शब्द लिखे हैं। एक लिखा है इनपुट, एक लिखा है आउटपुट। इनपुट यानी ग्रहण करना, आउटपुट यानी ब अभिव्यक्ति। जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है, आप कमांड देते हैं। कमांड देते हैं तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको इनपुट कर रहा है ना? यानी ग्रहण कर रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद में वो प्रोसेस करके और आपको कुछ रिजल्ट सामने आपको प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं आप आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। बात समझ में आ रही है क्या? आउटपुट, ठीक है ना? यानी वो आपको अभिव्यक्ति कर रहा है कि आपने जो परिणाम मेरे से जो काम करवाया था, उसका रिज़ल्ट ये है। उसका रिज़ल्ट ये है। बिल्कुल, है ना? अभी भी आप ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें भई जल्दी से अपने दोस्तों के साथ क्या करें इसको शेयर करें और आपका जो ये विजयश्री संस्कृत अकेडमी चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बात हो गई है। देखिएगा 2 शब्द और लिख रहा हूँ, 2 शब्द और लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, एक लिख रहा हूँ लिपि, है ना? और एक लिख रहा हूँ ध्वनि। अभी मैं इनको समझाऊँगा आपको। एक लिख रहा हूँ मैं लिपि। बात समझ में आ गई क्या? लिपि, लिपि यानी हमारे पास सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष यानी हमको दिखाई दे रहा है। जैसे ये बोर्ड पर आपको जो दिखाई दे रहा है, पठन, लेखन, भाषण, श्रवण, ये आपको क्या है? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आप इसको क्या कर पा रहे हैं? पढ़ भी पा रहे हैं और मैं यहाँ पर लिख कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी शक्ल तो आपको दिखाई नहीं दे रही है ना? हाँ, फ़ोटो दिखाई दे रही है लेकिन मैं मेरे एक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैं किस तरह से अभिनय कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं अपने जो विचार प्रयुक्त कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, वो किसके माध्यम से कर रहा हूँ? लिपि के माध्यम से कर रहा हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो ध्वनि यानी मैं जो ब बोल रहा हूँ यानी मैं भाषण कर रहा हूँ, तो वो मेरी क्या है? ध्वनि है। आप सुन रहे हैं, तो कौन से फॉर्मेट में सुन रहे हैं? ध्वनि के फॉर्मेट में सुन रहे हैं। कौन से फॉर्मेट में सुन रहे हैं भाई? ध्वनि के फॉर्मेट में सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 शब्द हमने लिखे हैं, ठीक है? 4 शब्द लिखे हैं, उसको समझते हैं थोड़ा-सा। मुझे बताइए ध्वनि दिखाई देती है क्या? अरे बताइए मुझे, ध्वनि क्या है? दिखाई देती है क्या? तो आप कहेंगे सर ध्वनि दिखाई तो नहीं देती, क्या होती है? सुनाई देती है ना? ध्वनि क्या नहीं दिखाई देती है? ध्वनि क्या करती है? दिखाई नहीं देती है, क्या होती है भई? सुनाई देती है ना? यानी उसकी कोई रूप है, कोई आकृति है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आकृति नहीं है। यानी किस प्रकार की ध्वनि आ रही है, कैसे उसकी चित्र क्या है वो हमको नहीं पता है। इसीलिए हम ध्वनि से संबंधित जो भी हमारा कौशल होगा उसे कहेंगे अमूर्त कौशल। कौन-सा कौशल कहेंगे? अमूर्त कौशल। कैसा कहेंगे? कि जिसका कोई मूर्त नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है ना? हाँ, और दूसरा है लिपि। लिपि यानी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यानी लिखित अभिव्यक्ति है। क्या लिखा है मैंने उसका एक स्वरूप है आपके सामने, यानी ये कैसा हो गया मूर्त यानी तस्वीर, है ना? ज़रा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, है ना? तो क्या हो गया मूर्त। 2 चीज़ हो गई हैं, एक हो गया ध्वनि से संबंधित जो भी कौशल होगा वो कैसा होगा मूर्त कौशल होगा, लिपि से संबंधित जो भी कौशल होगा वो कैसा होगा मूर्त कौशल होगा। कैसा कौशल होगा भई? मूर्त कौशल होगा। तो ये अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे हमको क्या होती है, बहुत ही भ्रम उत्पन्न होता है। तो हमको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। सिर्फ़ ये जो टेक्निकल शब्द हैं, इनको थोड़ा-सा समझना है। इनको क्या करना है, थोड़ा-सा समझना है। जैसे हमने कहा श्रवण, ठीक है ना? श्रवण किससे संबंधित है? अब आप देखिएगा, है ना? यहाँ अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो श्रवण किसमें आएगा भाई? सुनना। श्रवण का मतलब क्या हो गया? सुनना, सुनना, ठीक है? हाँ, भाषण का मतलब क्या हो गया? बोलना,
भाषण का मतलब क्या हो गया? बोलना। पठन का मतलब पढ़ना और लेखन का मतलब लिखना। बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताइए, जब आप सुनते हैं तो किसकी का प्रयोग होता है? मतलब जब आप सुनने का कार्य होता है तो आपको दिखाई दे रहा है या केवल सुनाई दे रहा है? आप कहेंगे सर सुनना, तो यानी श्रवण जो हो गया वो किससे संबंधित हो गया? इसको थोड़ा-सा और देखिएगा। श्रवण जो है वो किससे संबंधित हो गया आपका? बिल्कुल, ध्वनि से संबंधित हो गया। ऐसे ही भाषण भी किससे संबंधित हो गया आपका? मैं यहाँ पे कहूँ ध्वनि, ठीक है? श्रवण किससे संबंधित हो गया? अब श्रवण से संबंधित की बात करूँ, ये भी आपका किससे संबंधित हो गया है? ध्वनि से संबंधित हो गया है। थोड़ा-सा इस तरह से आप समझ के चलिएगा। दूसरा, अगर मैं पढ़ने की बात करूँ, तो पढ़ना किससे संबंधित है आपका? लिपि से। पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? लिपि। और लिखने के लिए भी आप लिपि, जैसे अभी हम संस्कृत और हिंदी को पढ़ने के लिए कौन-सी लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो सुनना जो है वो ध्वनि से संबंधित है और बोलना जो है वो भी ध्वनि से संबंधित है। पढ़ना आपका लिपि से संबंधित है और लिखना आपका लिपि से संबंधित है। बात समझ में आ गई? जो ध्वनि से संबंधित है उसे अमूर्त कहेंगे और जो लिपि से संबंधित है उसको मूर्त कहेंगे। बात समझ में ना आई? इसको बड़े ध्यान से समझना। मुझे अब अमूर्त लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मूर्त लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है? ध्वनि। और ध्वनि से संबंधित जो भी कौशल होगा वो कैसा होगा? अमूर्त होगा। और लिपि से संबंधित जो भी कौशल होगा वो क्या होगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल मूर्त होगा। क्या होगा? मूर्त होगा। बिल्कुल जरूर कमेंट्स भी करके बताओ मुझे, बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, है ना? ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमने एक टेक्निकल वर्ड लिखा है इनपुट। इनपुट यानी ग्रहण। जब हम सुनते हैं तो क्या हमारे को कुछ बात समझ में, हम अपने अंदर कुछ ग्रहण करते हैं क्या? है ना? यानी बाहरी चीज़ों को हम इनपुट करते हैं क्या? बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल सर, हम जब श्रवण करते हैं तो हमको क्या होता है? इनपुट। तो हम यहाँ क्या कहें कि श्रवण जो है वो कैसा है भई? इनपुट। श्रवण कैसा है? इनपुट। क्या पढ़ते हैं तब भी हमको कुछ ग्रहण करने को मिलता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब पढ़ते हैं तो भी क्या होता है? ग्रहण करने को ही मिलता है। ये भी क्या हो गया आपका? इनपुट। जब बोलते हैं तो हमारे विचार दूसरों तक पहुंचते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट। क्या दे रहे हैं भाई यहाँ पे? आउटपुट। आउटपुट। ठीक है ना? क्या दे रहे हैं यहाँ पे? आउटपुट। बात समझ में आ गई? और जब लिख रहे हैं, है ना? लिख रहे हैं तो भी हमारे मन के विचार ही हम क्या कर रहे हैं? कॉपी में, बोर्ड पर या जहां पर भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। बात क्लियर हुई क्या? तो ये भी क्या हो गया? लेखन भी क्या हो गया हमारा? लेखन भी हो गया आउटपुट। और जब मैं आउटपुट की बात करूंगा तो मुझे निर्गत कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे अभिव्यक्ति कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि इनपुट, ग्रहण और आगत तीनों अलग-अलग एक ही व्यक्ति के नाम है ना? एक ही के नाम है। और आउटपुट, अभिव्यक्ति और निर्गत, ये तीनों एक ही के नाम है। यानी चाहे अभिव्यक्ति कह लो तो आउटपुट का बात समझ में आएगी, निर्गत की समझ में आएगी। निर्गत कहोगे तो आउटपुट, अभिव्यक्ति दोनों इसके साथ ही है। ध्वनि की बात करोगे तो अमूर्त को साथ लेकर के चलना है और आपको लिपि की बात करोगे तो मूर्त को लेकर के साथ चलना है। और जब ये आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, प्रश्न गलत नहीं होगा। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। प्रश्न कैसे बनता है कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित मूर्त कौशल कौन सा है ना? बताइए, ध्वनि विज्ञान से संबंधित मूर्त कौशल होगा क्या? कुछ ने तो जवाब दे भी दिया होगा। अरे मुझे बताइए कि ध्वनि ध्वनि विज्ञान से संबंधित मैंने लिखवाया है क्या? ध्वनि विज्ञान से संबंधित मूर्त नहीं लिखवाया ना, यानी ध्वनि विज्ञान से संबंधित मूर्त कौशल नहीं होता है। क्या होगा? अमूर्त होगा। क्या होगा? अमूर्त होगा। बात समझ में आई होगी। अरे यस या नो कमेंट्स में मुझे बताइए, यस या नो करके। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ में है ना? यानी कोश अभी यहाँ पे हमने क्या कहा था? कौशलों का जो आधार है वो क्या है? बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से इन बातों को समझना। ठीक है? यानी सुनना है वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित आगत कौशल है। ठीक है?
ध्वनि विज्ञान से संबंधित कैसा कौशल है? आगत कौशल है। पढ़ना लिपि विज्ञान से संबंधित आगत कौशल है। लिखना लिपि विज्ञान से संबंधित निर्गत कौशल है। भाषण ध्वनि विज्ञान से संबंधित निर्गत कौशल है। क्लियर हो गई होगी बात? चलिए अगली अगली स्लाइड पे देखते हैं अगली स्लाइड पे देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा-सा डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी भाषा, भाषा, ठीक है ना? और इन कौशलों का आधार की अगर हम बात करें तो हमने कहा था बुद्धि इन सभी कौशलों का क्या है? आधार है। बुद्धि इन कौशलों का क्या है? आधार है। तो ग्रहण कौशल, ग्रहण यानी का इनपुट, ठीक है? ग्रहण कौशल इनपुट और अभिव्यक्ति कौशल की बात करूँ तो आउटपुट, आउटपुट क्लियर हुआ? ठीक है। लिपि की बात करूँ तो आपका मूर्त और ध्वनि की बात करूँ तो अमूर्त, ठीक है? और यहाँ पर ही इनपुट को मैं क्या कहूँगा? आगत और आउटपुट को क्या कहूँगा? निर्गत। बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरह से इसका क्या कर सकते हैं हम वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी श्रवण और भाषण आपका ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। पठन और लेखन आपका कौन से विज्ञान से संबंधित है? लिपि विज्ञान से संबंधित है। यानी पठन और लेखन मूर्त है और श्रवण और भाषण अमूर्त है। ठीक है? दूसरा ग्रहण, ग्रहण की बात करूँ तो आपका श्रवण और पठन ये आपका ग्रहण है, आगत है, इनपुट है। बात समझ में आई क्या? और भाषण और लेखन आउटपुट है, निर्गत है, अभिव्यक्ति है। इसी से हमारे कुछ प्रश्न निकल के आएँगे कि इनका उद्देश्य क्या है ना? यानी जो हमारे कौशल हैं, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? ठीक है? उद्देश्य क्या है? इनको थोड़ा-सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा-सा जान लेते हैं। यहाँ तक मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया है और अगर आपने ये 3 स्लाइड अच्छे से समझ ली हैं, तो आगे की प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, है ना? आगे की जो बातें हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है, बिल्कुल समझ में आने वाली है। क्लियर हुआ? चलिए, देखते हैं। बिल्कुल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करें भाई। ऐसे क्यों है ना? कंजूसाई कर रहे हैं आप, है ना? कंजूस नहीं बनना है हमको और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को हमने क्या नहीं किया है? लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई भी कमेंट्स है, आपके कोई भी विचार है तो अपने क्या नाम है, इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि इसका लाभ, है ना? सबको हो सके क्योंकि कहा गया है कि सरस्वती तेरे भंडार की महिमा अपरंपार, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। यानी सरस्वती माँ का जो भंडार है, उसकी महिमा ही अलग है। आप जितना दूसरों के ज़्यादा साथ शेयर करेंगे, जितना दूसरों के साथ उसको साझा करेंगे, उतना ही ये बढ़ता है। और केवल बस अपने तक ही सीमित रखना है कि नहीं-नहीं दूसरे को पता नहीं चल जाना चाहिए, है ना? तो वो उसके उसमें अभिवृद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए आपको सभी के साथ में क्या करना है इसको ज़रूर शेयर करना है, ज़रूर शेयर करना है। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। ठीक है ना? तो यहाँ तक अभी हमने कुछ चीज़ें समझी है। यानी हम ये कहें कि लिपि की को प्रयोग ना करके लिखित प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? और ध्वनि ध्वनि का प्रयोग ना करके मौखिक भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं आप देख लीजिएगा। यानी लिपि ना दे करके क्या कर दिया जाए लिखित अभिव्यक्ति लिपि अभिव्यक्ति तो होगी नहीं और ध्वनि ध्वनि यानी मौखिक अभिव्यक्ति, है ना? मौखिक अभिव्यक्ति तो इस प्रकार से है ना इस प्रकार से आपको लिपि का अर्थ लिखित और ध्वनि का अर्थ मौखिक समझ के चलना है। अब बात करते हैं हम ये जो हमारे शिक्षण कौशल हैं, ठीक है ना? इनका उद्देश्य क्या है? किस कौशल का क्या उद्देश्य है? उन उद्देश्यों के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा शिक्षण कौशल के उद्देश्य तो उद्देश्य क्या-क्या है? देखिएगा श्रवण कौशल की मैं बात करूँ श्रवण की। श्रवण का मतलब लिसन यानी सुनना। लिसन यानी सुनना, सुनना, ठीक है? यानी सुनकर के क्या करना है? अर्थ ग्रहण, बोले किसको ग्रहण करना है? यहाँ पे हमने जो बात की थी ग्रहण की, बोले किसको? बोले अर्थ को ग्रहण करना है, किसको ग्रहण करना है? अर्थ को ग्रहण करना है। वे सार्थक और निरर्थक 2 शब्द होते हैं ना, तो सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे अर्थ आपको जो आप तक मैं बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो बात आप तक पहुँचे।
है ना? तो ये हो गया, एक तो सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, ग्रहण का मतलब हो गया क्या, आपको ग्रहण करना है यानी अर्थ ग्रहण करना। कैसा होना चाहिए? कैसे? तो श्रवण का मतलब हो गया सुनकर, सुनकर यानी श्रुत्वा, है ना? श्रुत्वा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ श्रवण का श्रुत्वा, यानी यहाँ पर कैसे होगा? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। पठन का पठित्वा, भाषण का उक्त्वा, है ना? उक्त्वा, और लेखन का लिखित्वा। ठीक है? लेखन का लिखित्वा। चलिए, यहाँ पे श्रुत्वा अर्थ ग्रहण यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना। ये क्या है? श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कहा भी गया है कि जो बच्चा जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होगा, यानी जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। बात समझ में आ गई क्या? दूसरा है स्पीक, स्पीक का उद्देश्य क्या है? बोले भाषण, भाषण का मतलब अभिव्यक्ति, है ना? कौन सा है ये? लिपि विज्ञान से है, तो अभिव्यक्ति कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति। कैसी अभिव्यक्ति? मौखिक अभिव्यक्ति, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। किस प्रकार से? मौखिक रूप से, ध्वनि से संबंधित है, यानी मौखिक रूप से अपने विचारों को, क्योंकि ध्वनि के लिए मैंने भी कहा था मौखिक का प्रयोग करेंगे, और लिपि के जगह हम पठित का, है ना? इस तरह से हम लिखित, लिपि के लिए लिखित, लिखित का क्या करने वाले हैं? हम वहां पे प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना? तो मौखिक अभिव्यक्ति, है ना? मौखिक रूप से, मौखिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी विचारों को प्रकट करना, ठीक है? ऐसे ही पठन, पठन यानी रीड, रीड यानी पठित्वा अर्थ ग्रहण, पठित्वा अर्थ ग्रहण, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पढ़ करके, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। आपने कोई भी पाठ पढ़ा और उसको पढ़ करके क्या किया? आपने अर्थ ग्रहण किया, है ना? पठित्वा यानी पढ़ करके आपको अर्थ ग्रहण करना है, ठीक है? और वैसे ही लेखनम, लेखनम, पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, सुनकर और पढ़ करके जो आपने अर्थ ग्रहण किया था, उसका जो अभिव्यक्ति दे रहे हो आप लिखित रूप में, है ना? तो यानी पठितस्य, जो आपने पढ़ा है, या श्रुतस्य, जो आपने सुना है, उसकी क्या करनी है? लिखित अभिव्यक्ति करना, यानी पढ़े हुए का लिखकर, लिखकर विचारों को प्रकट करना, है ना? लिखित रूप में, लिखकर विचार प्रकट, ठीक है? लिख कर के अपने विचारों को क्या करना है? प्रकट करना है। तो ये इनके उद्देश्य हो गए। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? भाषण कौशल का उद्देश्य क्या है? पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी आपको प्रारंभ में भी कहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ भाषा का प्रभाव, फ़र्क है यहाँ पर। हिंदी में भी कौशल वही रहेंगे, इंग्लिश में भी कौशल वही रहेंगे, संस्कृत में भी कौशल वही रहेंगे। कौशल में बदलाव नहीं होने वाला है। कौशल में बदलाव नहीं होने वाला, बस यहाँ पे लिखित रूप हो गया, तो मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं-कहीं आपको इंग्लिश में भी उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे अगर आपके पास में दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा-सा हम इनके बारे में क्या कर लेते हैं, डिटेल से बात कर लेते हैं। श्रवण कौशल क्या है, पठन क्या है, भाषण क्या है और लेखन क्या है ना? क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। बात करते हैं श्रवण कौशल की। कौन से कौशल की बात करते हैं? पहला जो कौशल है आपका, वो श्रवण कौशल है। इसका उद्देश्य अभी हमने पढ़ा है श्रुत्वा अर्थ ग्रहण, श्रुत्वा अर्थ ग्रहण यानी श्रवण कौशल, यानी सुनने की जो बात हम कर रहे हैं, सुनना, ठीक है? सुनने की जो बात कर रहे हैं, वो हम पहले कौशल की, यानी ये आपका पहला कौशल है, प्राथमिक कौशल है, प्राथमिक कौशल है, यानी प्रथम कौशल है, ठीक है? प्रथम कौशल है, या प्राथमिक के साथ-साथ प्रारंभिक भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक कौशल है। कैसा कौशल है आपका ये? प्रारंभिक कौशल है। उद्देश्य क्या हुआ? सुनकर अर्थ ग्रहण, सुनकर अर्थ ग्रहण,
बात समझ में आ गई है, ठीक है? अब ये कैसा कौशल है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित कैसा कौशल है? अमूर्त कौशल। अभी यहाँ पे ये बात लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अभी मैंने आपको जो सार रूप में समझाया था, वहाँ पे क्या कहा था कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित जो भी कौशल होगा, वो कैसा होगा? अमूर्त कौशल होगा, क्योंकि ध्वनि दिखाई नहीं देती है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं दे, जो दिखाई नहीं दे, यानी ध्वनि आपको दिखाई नहीं देती, केवल सुनाई देती है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित आपका कैसा कौशल है? बिल्कुल सर, अमूर्त कौशल है। कैसा कौशल है ये आपका ध्वनि विज्ञान से संबंधित? अमूर्त कौशल है। दूसरी बात यहाँ पे करूँ, श्रवण से अभिप्राय केवल सुनना मात्र ही नहीं, अपितु ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के कथन को समझना। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है भई, महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि श्रवण से अभिप्राय केवल सुनना मात्र ही नहीं, पर आपने सुन लिया और बस काम हो गया। केवल सुनना मात्र ही नहीं, बल्कि क्या करना है आपको? ध्यान पूर्वक सुनना है। क्या करना है? ध्यान पूर्वक सुनना है और सुन कर के उसके अर्थ को भी समझना है कि जो वक्ता जो है, जो कहने वाला है, वो जो बात कह रहा है, वो आपको समझ में भी आई कि नहीं? है ना? हाँ, हम इसके लिए एक खेल खेलते हैं, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, सभी भाषाओं में खेल सकते हैं, संदेश प्रेषण। यानी एक व्यक्ति बच्चों को हम लाइन से खड़ा करते हैं और एक बच्चे के कान में कुछ भी कहते हैं, कोई भी एक शब्द बोलते हैं या कोई एक वाक्य बोलते हैं और जो अंतिम बच्चा है उस तक वो एक-दूसरे के कान में वो उसको बोलेगा और अंतिम बच्चे तक वो वाक्य पहुँचता-पहुँचता क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने ध्यानपूर्वक नहीं सुना। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता भी ध्यानपूर्वक मतलब अच्छे से नहीं बोलता है, तो क्या-क्या बाधाएँ हो सकती हैं? सुनने में क्या-क्या बाधा हो सकती है? उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना? और किन-किन बातों का इसमें ध्यान रखना है, इसके बारे में भी हमको क्या करनी है, चर्चा करनी है। एक यहाँ पर कहा गया है कि जन्म से जो बहरा व्यक्ति है, वो कभी बोल नहीं सकता है ना? यानी जो व्यक्ति क्या है, जन्म से बहरा है, वो कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका श्रवण संस्कार नहीं होगा और जब तक श्रवण संस्कार नहीं होता है, तब तक भाषण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह कैसा है, मूल आधार, है ना? हम ये कह सकते हैं कि श्रवण जो है ये सबसे अत्यावश्यक कौशल है। कैसा है ये? सबसे आवश्यक यानी मैं कह सकता हूँ अत्यावश्यक कौशल, अत्यावश्यक कौशल। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सभी भाषा कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन-सा है? अत्यावश्यक कौशल कौन-सा है ना? यानी सबसे मुख्य कौशल कौन-सा है? तो आप कहेंगे तो कौशल तो सारे ही मुख्य हैं। सर कौशल तो सारे ही मुख्य हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण की बात करूँ तो वो है आपका श्रवण, क्योंकि सारे कौशल इसी पे हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि सभी कौशलों का आधार कह सकते हैं इसको, क्योंकि बालक जब तक सुनेगा नहीं, तब तक वो बोलेगा नहीं और जब तक सुनेगा और बोलेगा नहीं, तब तक वो पढ़ना और लिखना भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। इसीलिए इसीलिए क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण कौशल हो जाता है। बात समझ में आई क्या? आ गई क्या आपको? ठीक है? और दूसरा हम ये कहें कि वैसे ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और इसमें हमने क्या किया था? इनपुट, है ना? यानी हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे? इनपुट की बात कर रहे थे, यानी ग्रहण, ग्रहण, ठीक है? तो ये ग्रहण संबंधी कैसा कौशल हो गया? ग्रहण संबंधी कैसा कौशल हो गया? मूर्त है क्या अमूर्त है? तो आप कहेंगे सर ये अमूर्त कौशल है ना? अगर आपसे ये कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाए, चाहे आपका ध्वनि और मूर्त अमूर्त का कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाए, तो ये भी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रवण कौशल जो है वो किससे संबंधित है ना? आपका ग्रहण से संबंधित है, इनपुट से संबंधित है, ठीक है ना? इनपुट से संबंधित है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, चलो अभी आगे और हम बात कर लेंगे, है ना? क्योंकि अगर आपको कहा, यहाँ पर इसका क्या कह दिया है, इसको किस तरह से पूछा जा सकता है, कथित आदेश के अनुसार अपने कार्य का संपादन का जो विकास है, वो कौन से कौशल में होता है? तो आप कहेंगे वो श्रवण कौशल में होता है। कौन से कौशल में होता है? बिल्कुल, श्रवण कौशल में होता है। और ध्वनि विज्ञान से संबंधित, ध्वनि विज्ञान आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित ग्रहण कौशल कौन-सा है? ठीक है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित ग्रहण कौशल कौन-सा है? तो भी आपका कौन-सा हो जाएगा? आपका बिल्कुल श्रवण कौशल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ग्रहण
अमूर्त और ध्वनि, है ना? तो ये इस तरह से इनका ये जो कॉम्बिनेशन है हमने जो पहले पढ़ा है वो आपको समझना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर ये परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि जिस दिन आपके सामने प्रश्न पत्र हो ना और भाषा कौशल का जब एक प्रश्न होगा, तो आप बिल्कुल मुझे याद करेंगे कि हाँ, सर ने विस्तार से बताया था। देखिएगा मेरा उद्देश्य तब तक उचित कंटेंट पहुँचाना है ना? और इधर-उधर की बातें मैं कम ही करता हूँ, पहले भी मैं कम ही करता था, आप मेरे पिछले वीडियोज़ भी अगर आप जाके देखेंगे, तो भी मैं है ना? क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपके समय का रक्षण करना और आपको निश्चित सफलता दिलाना, ठीक है? अभी बात करते हैं आगे देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि श्रवण जो प्रभावित होता है ना? वो किससे प्रभावित होता है? श्रवण किस-किस से प्रभावित होता है, तो आप यहाँ पे समझिएगा, श्रवण जो है आपका शीघ्र बोलने से, यानी वक्ता जो है आपको जल्दी-जल्दी बोल रहा है, तो आप अच्छे से सुन पाएँगे कि नहीं सुन पाएँगे, ये ज़रूरी नहीं है। अस्पष्ट बोल रहा है, ठीक है? यानी उसको ही वो बोलने में इतनी गलतियाँ कर रहा है कि हम तक वो बात समझ में ही नहीं आ रही है। गति, है ना? गति यानी वो इतने ज़ोर से बोल रहा है कि बात नहीं समझ में आ रही है, इतने धीरे बोल रहा है कि वो हमारे पास तक आवाज़ ही नहीं आ रही है। आपकी ध्वनि, है ना? यानी आप आवाज़ का भी आपके ऊपर उसका असर होता है, श्रवण को प्रभावित करता है और वातावरण, यानी मान लो डीजे बज रहा है, ठीक है? और कोई आपको आवाज़ दे रहा है, तो ना तो आपकी आवाज़ उसको सुनाई देगी और ना ही वो आपको कोई प्रत्युत्तर देगा, तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रमुख कारणों को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है कि श्रवण को प्रभावित कौन-कौन से कारक करते हैं। शीघ्र बोलना, अस्पष्ट बोलना, गति, ध्वनि अथवा वातावरण आदि से क्या होता है, श्रवण आपका प्रभावित होता है। श्रवण रोचक होता है ना? श्रवण कैसे रोचक होगा भई? तो कहने का वक्ता के बोलने की शैली, है ना? यानी वक्ता जो बात आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, उसकी शैली अगर अच्छी है, तो निश्चित रूप से मानिएगा कि सामने वाला जल्दी समझ जाएगा, है ना? "परेंगित ज्ञान फलयः बुद्धयः" है ना? सुक्तियों का प्रसंग है ना आपके पाठ्यक्रम में, तो "परेंगित ज्ञान फलयः बुद्धयः" तो दूसरा संप्रेषण की शैली, है ना? विचार जो डायलॉग आपको डिलीवर कर रहा है, उसकी शैली क्या है ना? वो किस शैली में यानी उसके अभिनय कई बार उसके शारीरिक हाव-भाव से भी बातें समझ में आ जाती है। रुचि, है ना? रुचि भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रवण को रोचक आकाशवाणी, आकाशवाणी यानी जितने ज़्यादा आप श्रवण क्या बोलते हैं इसको अ सुनेंगे, है ना? और सुनने में आकाशवाणी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूरदर्शन, दूरदर्शन में आपका श्रवण और भाषण दोनों होता है। श्रवण और भाषण श्रवण श्रवण संस्कार जो होता है आपका दूरदर्शन में होता है और आप उसमें दृश्य श्रव्य की बात करेंगे तो आपके है ना? वहाँ पर भी इसको देखेंगे और नाटक आदि से भी क्या होता है आपका श्रवण संस्कार होता है, ठीक है? ये इसको रोचक बनाता है। श्रवण का विकास किस-किस से संभव है, ठीक है? श्रवण के विकास में जैसे ये प्रश्न आया हुआ है गुरुमुख, ठीक है ना? गुरुमुख उसके लिए महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर से भी आपका श्रवण का विकास हो सकता है, ध्वनि मुद्रण यंत्र हो गए, दूरदर्शन आदि से आप श्रवण का विकास क्या है आपका संभव है भई, है ना? अब इसमें जो भी यंत्र हो गया जिससे हम सुन सकते हैं, आपने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की और क्या किया? अपने अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड किया और उसको सुन रहे हैं। तो ये भी इस श्रवण के विकास में क्या होगा? एक बिल्कुल, है ना? महत्वपूर्ण योगदान होगा, संस्कृत गीत हो गए हैं, संस्कृत गीत। हमने भी यहाँ पे बहुत सारे गीत है ना, प्लेलिस्ट है एक संस्कृत गीत करके, संस्कृत गीत हो गए, इसमें श्रवण और भाषण दोनों होता है। संस्कृत गीत में श्रवण और भाषण, यानी 2 कौशलों का विकास होता है। जब आप संस्कृत संभाषण की बात करते हैं ना, तो उसमें भी श्रवण और भाषण होता है, तो उसके लिए संस्कृत गीत। अभी आपने संभाषण की कक्षा अगर आपने ली होंगी, तो वहाँ पे श्रवण और भाषण के लिए संस्कृत गीत करवाए जाते हैं, है ना? चलिए, अब बात करते हैं श्रवण कौशल की थोड़ी-सी सार में। श्रवण कौशल के बारे में हमने क्या-क्या बातें की है, यानी ग्रहण संबंधित ये कैसा कौशल है? ग्रहण संबंधी ये अमूर्त कौशल है, ठीक है? हम कहें ध्वनि विज्ञान से संबंधित कैसा कौशल है ये? अमूर्त कौशल है ना? ध्वनि से संबंधित ग्रहण कौशल कौन-सा है? ध्वनि से संबंधित ग्रहण कौशल कौन-सा है आपका? श्रवण ही है, ठीक है? अगर मैं कहूँ यहाँ पे, ठीक है? अ, 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद हो गई है?
ग्रहण से संबंधित ग्रहण हो गया ना? हाँ। ध्वनि से संबंधित आगत कौशल, ठीक है? ध्वनि से संबंधित आगत कौशल, आगत कौशल। तो ये आपके कुछ इस तरह के प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है ना? या ऐसे भी हो सकता है कि आपका अमूर्त आगत कौशल कौन-सा है? अमूर्त आगत कौशल। वो पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग करके आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा सकता है। किसी भी प्रकार से वो प्रश्न को आपको डाइवर्ट कर के और आपसे प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रवण आपको समझ में आ गया होगा। श्रवण आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिएगा आगे अगले कौशल की बात कर रहे हैं हम। अगला जो कौशल है हमारा वो है भाषण कौशल। कौन-सा कौशल है भई? भाषण कौशल यानी सेकंड कौशल की मैं अगर बात करूँ वो कौन-सा है? भाषण कौशल। भाषण कौशल का उद्देश्य की अगर हम चर्चा करें तो कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोल करके अपनी विचारों की अभिव्यक्ति है ना? बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है? बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति। बात समझ में आ गई? दूसरा है इसमें द्वितीय भाषा कौशल, है ना? ये कौन-सा भाषा कौशल है? आपका द्वितीय भाषा कौशल, ठीक है? द्वितीय भाषा कौशल। एक यहाँ पे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है आपसे कि ध्वनि से संबंधित पहला कौशल कौन-सा है? दूसरा कौशल कौन-सा है? ठीक है? और लिपि से संबंधित पहला कौशल कौन-सा है? दूसरा कौशल कौन-सा है? तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना? हाँ। अभी हम प्रश्नों की जब श्रृंखला लेके आएँगे तो उसमें इन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सारे प्रश्न आपसे ज़रूर मैं करवाने वाला हूँ, है ना? और पूरा करवा रहे हैं अभी आपको ये। द्वितीय भाषा कौशल है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित कैसा कौशल है ये? अमूर्त कौशल है। अब समझिएगा जहाँ ध्वनि आ गई वहाँ पे अमूर्त आ गया। जहाँ पे ध्वनि आ गई वहाँ पे अमूर्त आ गया। जहाँ पे आपका ग्रहण आ गया वहाँ पर आगत तो ये भाषण ये तो निर्गत है ना? जहाँ पे ग्रहण आ गया वहाँ पे आगत और जहाँ पे अभिव्यक्ति आ गई वो निर्गत या आउटपुट, ठीक है? ये आपका अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यानी निर्गत यानी आउटपुट, ठीक है? आउटपुट से संबंधित है। शब्दों का इसमें क्या किया जाता है? शब्दों का शुद्ध उच्चारण ही भाषण है। जब तक वक्ता शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा, शब्दों का ध्यान नहीं देगा, तब तक वक्ता श्रोता जो है वो अच्छा सुन ही नहीं पाएगा और कहा है कि अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा वक्ता होने के लिए किसकी ज़रूरत है भई? अच्छा श्रोता होने की बहुत ही ज़रूरत है। आगे कह रहे हैं कि भाषण जो है वो अनुकरण व अभ्यास से क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है। बार-बार अनुकरण करें। मैंने आपको कोई गीत गाया, है ना? कोई गीत हमने बोला और उसका आपने अनुकरण किया, बार-बार उसका अभ्यास किया तो आप उसको बोल भी सकते हैं। कोई भी श्लोक बोल रहे हैं हम, है ना? जैसे अभी हमने बोला था ना वहाँ पे कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तो कामान् सनकादिक सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् जब हमने उच्चारण स्थानों के बारे में बात की थी, माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात की थी, तो हमने वहाँ पे जैसे ये श्लोक का उच्चारण किया था, तो अभी मैंने इसका उच्चारण किया, आपने इसका अनुकरण किया और बार-बार आपको इसको सुन-सुन करके क्या कर रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही बोल सकते हैं। आप भी आपका भाषण कौशल भी वैसा ही हो सकता है। तो भाषण जो है वो अनुकरण और अभ्यास से क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। भाषण कौशल का विकास कैसे होगा? तो आप संभाषण से कर सकते हैं। संभाषण में मैंने कहा श्रवण और भाषण दोनों होता है, ठीक है? अभिनय की बात करें, अभिनय से आप इसको कर सकते हैं भाषा क्रीड़ा, जो आप खेलते हैं, है ना? कथा कथन,
कहानी कहना, है ना? अभ्यास तथा अनुकरण के द्वारा भाषण कौशल का क्या है? विकास संभव है। भाषण कौशल में विशेष ध्यान किस-किस का रखना होगा हमको? गति, बल, मात्रा, लय, विराम, यति, स्वराघात आदि का। क्योंकि हमने वहाँ पर श्रवण कौशल में कहा था कि अर्थपूर्वक, है ना? अर्थ ग्रहण, ठीक है? तो यानी अर्थ सहित हमको क्या करना है उसका ग्रहण करना ही उसको वक्ता का जो ने बोला है उसको समझना ही क्या कहलाता है? श्रवण, अच्छा श्रवण कहलाएगा। लेकिन आपने विराम चिन्हों का प्रयोग ही नहीं किया अच्छे से। जैसे एक है ना, रोको मत जाने दो, आपने प्रसिद्ध उदाहरण सुना रहा हूँ समझा रहा हूँ, रोको मत जाने दो, ठीक है? जाने दो। और एक है आपको रोको मत जाने दो। तो कहाँ पर हमने विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है भाषण को अच्छा बनाने में। तो ऊपर वाले का अर्थ क्या हो गया? रोको मत जाने दो, है ना? यानी इसको रोकना नहीं है, इसको जाने देना है। और यहाँ पर लगा दिया आपने, पहले आपने विराम लगा दिया है, तो क्या होगा? रोको मत जाने दो, यानी इसको नहीं जाने देना है, रोक लीजिए। वाक्य वही है, लेकिन अर्थ दोनों का क्या हो गया है? अलग हो गया है। इसीलिए भाषण कौशल में आपके विराम आदि का, यानी स्वराघात वगैरह जो है, उन सभी का क्या है? आपको गति, बल, है ना? मात्राओं का ध्यान देना है, ठीक है? इनका, है ना? क्योंकि स्वजनः स्वजनम मा भूत्, सकलः शकलम, है ना? हाँ, तो ये आपने वहाँ पे सुना ही होगा। यद्यपि भवनादीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, है ना? यानी स्वजन, यानी आत्मीय जन क्या ना हो जाए, स्वजन ना हो जाए। हमने सकार और शकार में बहुत सारी समस्याएं होती है, तो इनका भी हमको देखो क्या कहाँ-कहाँ दिक्कत करते हैं हम। एक तो आपको ङ, है ना? इनका सही उच्चारण हमको करना है। चलो इसको आगे बताता हूँ, है ना? यहाँ देखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? भाषण की बात कर रहे हैं, ठीक है? भाषण की बात कर रहे हैं। देखिएगा, हमने क्या कहा यहाँ पे, एक तो हो गया ङ, एक हो गया आपका य, एक हो गया आपका ण, ठीक है? तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? वही अणखाली, इसको भी क्या बोलते हैं? अणखाली, इसको भी क्या बोलते हैं? अणखाली। जब बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा पढ़ाई करेगा, इसको हमने उच्चारण स्थानों में समझाया है। उच्चारण स्थान की जो कक्षा है हमारी, उसमें हमने इसको डिटेल से बात की थी, ठीक है? ऐसे ही आपके तीनों प्रकार का श, 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 स, इनका उच्चारण कैसे होगा, इनके बारे में भी हमने क्या की है? चर्चा की है। तो जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, क कबूतर, ख खरगोश, ग गाय, घ घड़ी, अणे खाली, ऐसे ही च चरखा, छ छाता, ज जहाज, ज झंडा, अणे खाली। और वही ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डलिया, ड ढक्कन, अणे खाली। तो जब तीनों को ये अणे खाली पढ़ा रहे हैं, बच्चे को प्रारंभिक कक्षा से अणे खाली पढ़ा रहे हैं, तो वो बड़ा होकर भी अणे खाली बोलेगा। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें कहीं न कहीं शिक्षक की गलती है ना। अगर आप इसको प्रारंभिक कक्षा में ही, जब बच्चे को पहली कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, संस्कृत की जो कक्षा होती है, वो कक्षा 6 में 6 से स्टार्ट हो रही है, या फिर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप जब उसको एलकेजी, यूकेजी में पढ़ा रहे हैं, जब वर्णमाला का ज्ञान करवा रहे हैं, तभी आप इसको संशोधित कीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे, इसका क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, अण बोलते हो ना, वो इसका उच्चारण है। ये ङ और ये य, इनका उच्चारण आप शुरू से ही करवाइए, बच्चा अणे खाली बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो आपने अच्छे से उसका उच्चारण करवाया, क्योंकि हम गलत ही हम खुद बोल रहे हैं, तो बच्चा तो श्रवण करेगा, और जो श्रवण करेगा वही बोलेगा। तो इसीलिए भाषण में आपके उच्चारण का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, है ना? यानी यहाँ पर हमको किस पे ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से? उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसका? उच्चारण का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना? उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। तो ये कौन-सा कौशल रहा हमारा? भाषण कौशल। कौन-सा कौशल? भाषण कौशल। अब ये अभिव्यक्ति से संबंधित कैसा कौशल है हमारा? अभिव्यक्ति, 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 अभिव्यक्ति का मतलब आपका निर्गत, निर्गत, और निर्गत को ही हम क्या कहेंगे? आउटपुट, ठीक है? तो उससे संबंधित कैसा कौशल है भाषण? अमूर्त कौशल, अमूर्त कौशल, या ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल, ठीक है ना? कैसा कौशल हो गया? अमूर्त, अमूर्त कौशल। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वाग रूपम भाव प्रकटनम, वाग रूपम
भाव प्रकटनम संभवति, यानी अ, वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना क्या कहलाता है आपका? तो आप कहेंगे कौन से कौशल में आ गया ये आपका? ये परीक्षा में आया हुआ है ना? कौन से कौशल में आया? भाव प्रकटनम, वाग रूपम भाव प्रकटनम आपका भाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। अभी मैंने कहा स्वराघातों का हमको विशेष रूप से क्या करना है? ध्यान देना है इसमें। किसका ध्यान देना है? स्वराघातों का, है ना? स्वराघात। स्वराघात का भी हमको क्या देना है यहाँ पे? विशेष ध्यान देना है, जिससे कि हमारा ये प्रश्न गलत नहीं हो। परीक्षाओं में इस प्रकार से क्या किए जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? तो चलिए, बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे कौशल की ओर, पठन कौशल की ओर। इस कक्षा में हम इसको कौशल का जो टॉपिक है इसको पूरा ही करने वाले हैं आज, है ना? तो तीसरा जो कौशल हो गया आपका पठन कौशल। इसका जो उद्देश्य है, पठन कौशल का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है पठन कौशल का? तो आप कहेंगे पठित्वा अर्थ ग्रहण, यानी पढ़ करके अर्थ को समझना, अर्थ को समझना, समझना या ग्रहण करना, ग्रहण करना। बात समझ में आ गई है? पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। किससे संबंधित कौशल है ये? तो लिपि विज्ञान से संबंधित है ना? यानी ये कैसा है? लिखित रूप, लिखित रूप, है ना? तो यहाँ पर लिपि कौन से विज्ञान से संबंधित है ये आपका? तो आप कहेंगे लिपि विज्ञान से संबंधित है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है? कैसा कौशल है? ग्रहण कौशल है, यानी आपका इनपुट, इनपुट इसे हम आगत भी कहते हैं। ठीक है? यानी ग्रहण कौशल है आपका। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रवण मात्र से हुई अशुद्धियां, है ना? श्रवण मात्र से हुई अशुद्धियों के निवारण में क्या होता है? ये सहायक होता है। यानी श्रवण मात्र से जो आपकी अशुद्धियां हुई है उसके निवारण में सहायक होता है। अब मान लीजिएगा किसी शब्द को मैंने बोल दिया ज्ञानी, है ना? मैंने क्या इसका उच्चारण किया, जैसे ज्ञानी हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो बच्चा तो समझ गया ज्ञानी। भाषण में मैंने क्या कहा? भाषण में तो मैंने ये कहा ना, तो भाषण में मैंने क्या कहा? ज्ञानी बोला है। जबकि लिखना क्या है मुझे, है ना? बताना क्या था? ये वाला था ज्ञानी। तो इसका हमने सही उच्चारण नहीं किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? श्रवण मात्र से हुई जो अशुद्धियां हैं उनके निवारण में क्या होता है? ये सहायक होता है। तो यहाँ पर ये लिखा लिखा लिखकर मैं इसको ज्ञानी बोलूंगा तो बात समझ में आ जाएगी बच्चे को कि क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं तो हम यही बात करते हैं। हम किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो वो कहती है ममता, है ना? ममता, बोलती तो वो ये है, उच्चारण तो ये करती है, जबकि ये होता है क्या? नहीं। तो उसको उसने अपना नाम लिखा ममता। तो ये इसका उच्चारण हो गया। तो ये पठन कौशल से क्या हो गया? अशुद्धियों में जो श्रवण से जो आपकी अशुद्धियां हुई है उनको दूर करने में क्या होता है? ये सहायक होता है, उनको दूर करने में सहायक होता है। इससे क्या होता है? तो आप कहेंगे कि श्रवण संस्कार से आपके स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? श्रवण संस्कार से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण संस्कार से आपके स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी यहाँ से सीखा हुआ ज्ञान आपका स्थायी, है ना? हाँ, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है उसमें आपका चला जाता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या? तो देखिएगा यहाँ पर हुँ, ठीक है? स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, श्रवण से हुई अशुद्धियों के निवारण में सहायक है, लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ ग्रहण कौशल है ये, पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना, भाषा का तीसरा कौशल है ये। कौन-सा कौशल है? तृतीय कौशल है। कौन-सा कौशल है ये? तृतीय कौशल। क्लियर हुआ? चलिए, आगे बात करते हैं पठन। जो पठन है वो कितने प्रकार का होता है? तो पठन आपका 3 प्रकार का होता है। पठन कितना है? 3 प्रकार सॉरी क्षमा करें। पठन जो है वो आपका 2 प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन और मौन पठन, यानी पठन जो है वो आपका कितने प्रकार का हो गया? आप कहेंगे कि सर सस्वर पठन और मौन पठन, सस्वर पठन और मौन पठन। परीक्षा में यहाँ से क्या कर लिया जाता है? प्रश्न पूछा जा सकता है ना? हाँ, यानी अब यहाँ पर देखिएगा, सस्वर स्वस्वर में स्वर तंत्र या मुख का क्या किया गया है? उपयोग किया गया है। और मौन पठन में क्या किया जाता है? स्वर तंत्र और मुख का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे बताया है आपको कि मौन पठन जो है वो कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे कि सर मौन पठन जो है
वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, है ना? ठीक है ना? हम यहाँ पे पठन को वाचन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पठन को वाचन भी कह देते हैं, वाचन, है ना? वाचन। यानी इसमें अ, बोल करके आपको क्या करना है? बोल करके क्या करना है ना? अर्थ को समझना है ना? और यहाँ पे मौन पठन की अगर मैं बात करूँ तो यानी यहाँ कह रहे हैं एकाग्र होकर के अर्थ ग्रहण करते हुए, है ना? अर्थ ग्रहण के साथ में आपको समझ में भी आना है, अर्थ ग्रहण करते हुए आपने जो विषय वस्तु है उसको समझना ही क्या है? उसको पढ़ना ही, है ना? विषय वस्तु को पढ़ना ही क्या कहलाता है आपका? विषय वस्तु को पढ़ना या उसको वाचन करना ही क्या कहलाता है? आपका मौन पठन कहलाता है। अब ये मौन पठन जो है वो 3 प्रकार का होगा। मौन पठन क्या हो गया? 3 प्रकार का होता है। सामान्य मौन पठन, है ना? एक तो हो गया आपका सामान्य मौन पठन, दूसरा गंभीर मौन पठन, तीसरा द्रुत मौन पठन। ठीक है? सामान्य मौन पठन आप कोई भी ऐसे कोई कहानी की किताब ले रखी है आपने, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया किसमें आ गया? सामान्य में आ जाता है, अखबार आदि, है ना? ये सामान्य मौन पठन हो गया। दूसरा गंभीर मौन पठन, जैसे आप पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं, पुस्तक वगैरह, यहाँ पर मैं कहूँ कहानी, है ना? अखबार आदि को पढ़ते हैं। यहाँ पुस्तक जब पढ़ते हैं तो आप उसको गंभीर पढ़ते हैं और द्रुत जैसे आपने पहले खेलते थे ना कि किसी भी पाठ में पर ढूँढ करके खेलना है ना? खेला होगा पर कितने आ गए, किस पेज पे कितने आ गए। तो उसमें क्या पूरा पाठ पढ़ते थे क्या? सिर्फ केवल टारगेट था कोई भी शब्द जो हमको नहीं मिल रहा है ना या किसी शब्द में कोई त्रुटि हो गई है, उसको समझने के लिए जो उसको ढूँढने के लिए हम जब उसको तीव्र गति से पढ़ते हैं, द्रुत यानी तीव्र गति से पढ़ना, है ना? वो आपका कैसा कहलाता है? यानी हम ये कहें कि त्रुटि पूर्वक जो शब्द है ना? उसको ढूँढने के लिए जो किया जा रहा है, ठीक है? गलती ढूँढने के लिए, गलती ढूँढने के लिए। ठीक है? गलती ढूँढने के लिए किया गया जो पठन है वो आपका कैसा कहलाएगा? द्रुत पठन कहलाएगा। तो ये आपका कौन-सा पठन हो गया? मौन पठन। मौन पठन में कहा कि हम स्वर तंत्र या मुख का उपयोग नहीं करते हैं यानी बोलने का हम है ना ध्वनि का हम क्या कर नहीं कर रहे हैं, बोल करके उसको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते लेकिन आप मन-मन में उसको समझते हुए, एकाग्र होते हुए अपने अर्थ को ग्रहण करना ही आपका क्या कहलाएगा? मौन पठन या मौन वाचन, ठीक है? दूसरा होता है सहस्वर पठन, ठीक है ना? इसमें आप स्वर तंत्रों का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। स्वर तंत्रों का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये विशेष रूप से आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। एक होता है आदर्श ये कितने प्रकार का होता है? आदर्श वाचन, अनुवाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन, ठीक है? इनका क्रम भी आपको याद रखना है। आदर्श वाचन, अनुवाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। आदर्श वाचन हमेशा किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ठीक है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यानी वो आदर्श आदर्श से स्पष्ट हो रहा है कि वो जो भी उच्चारण करेगा वो एक लक्ष्मण रेखा समझिएगा, बालक भी उसी तरह से उच्चारण करने वाला है। जैसे अभी हमने पढ़कर आए थे ना भाषण में, शिक्षक जिस तरह से उच्चारण करेगा वर्णों का, बालक वैसा ही सीखता है। तो यानी शिक्षक को क्या ध्यान रखना है कि पदों का वह अच्छे से शुद्ध रूप से क्या करें, उच्चारण करें। और एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि आदर्श जो वाचन है किसके द्वारा किया जाना है? तो आप कहेंगे कि सर शिक्षक के द्वारा किया जाना है, ठीक है? शिक्षक के द्वारा किया जाना है। कितनी बार किया जाना चाहिए? तो आप कहेंगे कि 2 से 3 बार, है ना? 2 या 3 बार, ठीक है? आदर्श वाचन 2-3 बार किया जा सकता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। जो-जो बातें अभी हमने उच्चारण से संबंधित में की थी, उन चीज़ों का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, वर्णों का सही उच्चारण करना है, पदों का सही उच्चारण करना है, ठीक है? हाँ, और एक कक्षा का माहौल कक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। दूसरा अनुवाचन, अनुवाचन में क्या होता है शिक्षक के निर्देश में छात्रों के द्वारा किया जाता है। यानी शिक्षक की उपस्थिति में छात्रों के द्वारा क्या है कि उसका अनुवाचन किया जाता है। अनु यानी बाद में, है ना? अनुरथम रथस्य पश्चात, अनुवाचनम वाचनस्य पश्चात, है ना?
यानी जो आदर्श वाचन किया है उसके बाद में शिक्षक की उपस्थिति में, शिक्षक के निर्देश में वह बालक क्या करता है ना? उसका अनुवाचन करता है। अनुवाचन प्रायः सामूहिक होता है। कैसा होता है ये? है ना? क्योंकि सभी बालक कर रहे हैं, ये कैसा होता है? सामूहिक होता है। सामूहिक होता है। उसी प्रकार अनुकरण वाचन ये किसके द्वारा होता है? छात्रों के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा। यानी पहले आपने देखा होगा या अभी भी कई बार हम करते हैं कि कक्षा में जो बच्चे ठीक हैं पढ़ने में, उनको खड़ा करके और ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में वो उनको क्या नाम है साथ में उच्चारण करवाते हैं या जिसको याद नहीं होता है, कमज़ोर विद्यार्थी होता है, तो हम क्या करते हैं अक्सर, ख़ैर मैं ये नहीं करता हूँ या भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कि कमज़ोर विद्यार्थियों के साथ ही यानी छात्रों के नेतृत्व में ही, है ना? छात्रों के द्वारा किया जाने वाला जो वाचन है वो कौन-सा कहलाता है आपका? अनुकरण वाचन कहलाता है। कौन-सा कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है और समवेत वाचन की बात करूँ, है ना? यानी समूह में किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है। समवेत वाचन या हम ये कहें कि इसको पुनः वाचन भी कह सकते हैं, ठीक है ना? पुनः यानी फिर से पुनः वाचन भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, पुनः वाचन भी इसको कहा जा सकता है। इसमें आप अ, जैसे अभी हमने श्लोक के बारे में कहा कि एक बार श्लोक पढ़ा दिया शिक्षक ने और उसके बाद में पूरी कक्षा उसको क्या कर रही है सस्वर मतलब एक साथ उसको क्या कर रही है, बोल रही है, उसका अनुकरण कर रही है, उसको समझ रही है, उसको है ना? गा कर के क्या नाम है बताने का प्रयास कर रही है। तो ये आपके वाचन जो है वो कितने प्रकार के हो गए? आपके 4 प्रकार के हो गए हैं, ठीक है ना? यानी सस्वर वाचन जो है, सस्वर वाचन कह लीजिएगा या सस्वर पठन कह लीजिएगा, वो कितने प्रकार का हो गया है? 4 प्रकार का हो गया। अब देखिएगा इसमें कुछ विशेष जो बातें हैं, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, उनको आपको देखना है। अनुकरण वाचन व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से संभव है। अनुकरण वाचन जो है आपका, है ना? वो आप छात्रों के नेतृत्व में मैंने अभी आपको कहा है किसी एक छात्र से एक छात्र सुन सकता है और सभी के एक साथ भी वो कर सकते हैं, है ना? तो अनुकरण वाचन व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से क्या है? संभव है। आदर्श वाचन जो है, आदर्श वाचन है वो 2 या 3 बार होना चाहिए, जो अभी हमने बात की है। रसानुभूति तथा आनंदानुभूति के लिए किए जाने वाला सामूहिक वाचन ही क्या कहलाता है? समवेत वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है भई? समवेत वाचन कहलाता है या पुनः वाचन कहलाता है, ठीक है? पुनः वाचन कहलाता है। किसके लिए? आनंदानुभूति, रसानुभूति के लिए जो किए जाने वाला वाचन है, वो आपका सामूहिक समवेत वाचन कहलाता है। अनुवाचन जो होता है वो सामूहिक रूप से होता है। अनुवाचन कैसे होता है? सामूहिक रूप से होता है और सर्वाधिक अर्थ ग्रहण की बात करें वो किससे होती है भई? मौन वाचन से। यानी सर्वाधिक अर्थ ग्रहण की बात करें कि सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण किससे होता है? तो वो होगा आपका मौन वाचन से सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण संभव है। मौन वाचन से सबसे ज़्यादा क्या है? अर्थ ग्रहण संभव है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में आपके ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, वहीं से इनको पंक्तियों के रूप में यहाँ पे उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं कुछ पठन कौशल की कुछ विधियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? पठन कौशल की कुछ विधियाँ अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। ज़्यादा विस्तार से भी नहीं तो लेकिन सामान्य आपको पता होना चाहिए। पहले आती है अक्षर विधि, है ना? अक्षर विधि या आपकी वर्ण विधि। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है ना? अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। न क्षरति इति अक्षरा और वर्ण, है ना? वर्णमाला के प्रसंग में हमने बात की थी, है ना? वर्ण समाम्नाए, अक्षर समाम्नाए, है ना? माहेश्वर सूत्रों के विषय में चर्चा की थी। अगर आपने वो कक्षाएँ नहीं देखी हैं तो बिल्कुल एक बार आप जाकर के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और रीड के नाम से आपको चैनल पर भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार अपने जो तैयारी है उसका एक बार मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। बात समझ में आ गई है? चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं अक्षर विधि या वर्ण विधि, इसमें क्या किया जाता है पहले वर्णों के बारे में चर्चा की जाती है, फिर उससे वर्णों से शब्द क्योंकि वर्णों का सार्थक मेल ही पद कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? पद कहलाता है और पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी यहाँ पे पहले वर्णों का ज्ञान किया जाता है, फिर पदों के बारे में, फिर वाक्य के बारे में। यानी हम ये कहें क्योंकि वर्ण बच्चे सब जानते हैं, यानी सरल सरल रूप है और धीरे-धीरे उसको वाक्य की जानकारी दी जाती है यानी सरल से कठिन की ओर। अगर हम शिक्षण सूत्र की बात करें, तो कौन-सा शिक्षण सूत्र यहाँ पे काम आता है? तो सरल से कठिन की ओर। ठीक है? सरलात् कठिनम प्रति। अगली कक्षा में हम शिक्षण सूत्रों और आपके भाषा सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो सरलात् कठिनम प्रति।
दूसरी होती है पद या शब्द विधि, या इसको कहें देखो और पढ़ो विधि। ठीक है, देखो और पढ़ो विधि। शब्द आपको दिखाया क प्लस म प्लस ल, पहले आपको वर्ण विधि में बता दिया, फिर उसको वो कमलम, बाद में आपको उसके संबंधित उससे बनने वाले है ना, नमन कमल, है ना, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको दिखाए जाते हैं और बालक उसको सीधा पढ़ने का प्रयास करता है। यानी देखो और पढ़ो विधि भी इसको कहते हैं। वर्तमान में ये सर्वाधिक उपयोग में ली जा रही है ना, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जा रही है। तीसरी आती है वाक्य विधि। पहला अक्षर का ज्ञान होगा, फिर पद का ज्ञान होगा, फिर वाक्य का ज्ञान होगा। ठीक है? ये सर्वश्रेष्ठ कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। वाक्य विधि, वाक्यों का को एक साथ पढ़ना। बालक जब प्रारंभिक कक्षा में होता है, हमारे साथ समस्या क्या है? अब देखिएगा, संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा 10वीं कक्षा में आ गया है, लेकिन उसको अभी तक किताब नहीं पढ़नी आती। क्यों? अगर उसको वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला का ही ज्ञान नहीं है अच्छे से। उसको शब्द ही नहीं पढ़ने आते हैं, उसको पद ही का ही ज्ञान नहीं है, और जब तक उसको वर्णों का ज्ञान नहीं होगा, उसको पदों का ज्ञान नहीं होगा, वो वाक्य पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले किस पर बल देना चाहिए? बिल्कुल वर्णमाला सिखानी चाहिए। जब भी मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए ना, बिल्कुल ज़ीरो से। अभी नई जो प पाठ्य पुस्तक आई है आपकी, है ना? हाँ, दीपकम आपने देख ली होगी। तो उसका हम शुरुआत से ही उसी हिसाब से पढ़ा करके चलेंगे कि जिससे को समझ में आए कि हाँ, कैसे हम एक कक्ष में विद्यार्थियों को भाषा के प्रति उसकी रुचि जागृत कर सकते हैं, कैसे उसको, है ना, अधिक उत्साहित कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक विधि है कौन-सी? वाक्य विधि। अनुकरण विधि, इसमें शब्द रूप, धातु रूप आदि के लिए कौन-सी विधि है? ये श्रेष्ठ विधि है। जैसे शब्द रूप की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, आपने भी देखी होगी, कक्षा नहीं देखी है तो बिल्कुल शब्द रूप करके एक प्लेलिस्ट वहाँ पर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। तो आप उसको वहाँ जाकर के ज़रूर देखिए। बिल्कुल अर्थ सहित हमने शब्द रूपों को बताने का प्रयास किया है, कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, शब्द रूप हमें क्यों पढ़ाए गए, एक शब्द से अनेक रूप कैसे बनते हैं। ऐसे ही धातु रूपों के बारे में बात कर रहे हैं। धातु रूप एक शब्द से, एक धातु से अनेक, मतलब एक तरीके से अनेक धातुओं के रूप कैसे बन सकते हैं, किस लकार में कैसे रूप बनेंगे, इन सब के बारे में। और ये अनुकरण, जैसे मैंने कहा रामः रामौ रामः प्रथमा, तो आप भी अनुकरण कर रहे हैं उसका, राम है रामौ रामः प्रथमा, बालकः बालकौ बालकाः द्वितीया, है ना? क्षम्यतां, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, इस तरह से, है ना? तो या पठति पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः, पठामि पठावः, पठामि पठावः, पठामः। तो हो गया? बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, और बच्चे मनोरंजन के रूप में भी लेंगे और मतलब उसको पढ़ेंगे भी, ठीक है ना? तीसरी 5वीं अगली जो है आपकी कथा विधि, ठीक है ना? इसमें सुनी हुई कथा को सरल शब्दों में सुनाना। यानी आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तकों की अगर मैं बात करूँ, पाठ्य पुस्तकों की बात करूँ, है ना? अगर मैं पाठ्य पुस्तक की बात करता हूँ, पाठ्य पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, तो पाठ्य पुस्तक में क्या है, एक तो आपके होते हैं पद्य से, पहला है जो पाठ लगभग होता है वो गद्य का नहीं होता, पद्य का होता है। यानी आपके ना पहला पाठ होता है आपका पद्य से संबंधित, एक होते हैं उसमें गद्य, ठीक है? गद्य में आपका कथा भी आती है, कथा से संबंधित भी होता है। एक होता है नाट्य, ठीक है? नाट्य। तो ये सारी विधियाँ पढ़ने वाले हैं कि पद्य को कैसे पढ़ाएँगे, गद्य को कैसे पढ़ाएँगे, कथा का शिक्षण कैसे होगा, नाटक का शिक्षण कैसे होगा, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कथा विधि में क्या कह रहे हैं, कथा विधि में क्या कह रहे हैं कि सुनी हुई जो कथा है उसको सरल शब्दों में, यानी अपने शब्दों में क्या करना है, सुनाना है। तो कथा विधि के माध्यम से भी पठन कौशल क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है? तो ये हमने पठन कौशल से संबंधित कुछ जानकारियाँ हमने ली हैं, ठीक है? पठन को वाचन भी कहते हैं। वाचन 2 प्रकार का होता है, ठीक है? सस्वर और मौन, सस्वर और मौन। सस्वर आपका 4 प्रकार का होता है, मौन आपका 3 प्रकार का होता है। इनको हमने विस्तार से क्या कर लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता है ना, तो बिल्कुल कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताइए। बढ़ते हैं अगले और अंतिम कौशल की ओर, कौन-सा कौशल है आपका? बिल्कुल सर, लेखन कौशल। कौन-सा कौशल है? लेखन कौशल। कौन-सा कौशल है भई? लेखन कौशल, ठीक है? लेखन कौशल। लेखन कौशल का जो उद्देश्य है, वो क्या है? पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति। जो पठित है, उसकी लिखित अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, निर्गत की बात कर रहे हैं। ठीक है? निर्गत की बात कर रहे हैं।
अभिव्यक्ति का हो गया ना। कैसा है ये रूप? लिपि विज्ञान से संबंधित लिखित है। और मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कौन-सा था? जल्दी बताइए मुझे कमेंट्स करके। मौखिक अभिव्यक्ति किस शिक्षण का, किस भाषा कौशल का क्या है? उद्देश्य है। किस भाषा कौशल का उद्देश्य है? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल, है ना? हाँ, कमेंट्स करके बताइएगा, ये कैसा कौशल है, चतुर्थ या अंतिम कौशल है? कैसा कौशल है ये, चतुर्थ या अंतिम भाषा कौशल है, सबसे कठिन कौशल है? कैसा कौशल है ये? सबसे कठिन कौशल है, लिखना हर किसी की बात नहीं है ना? अच्छा लेखक होने के लिए पहले आपको अच्छा पाठक होना ज़रूरी होता है, अच्छा वक्ता होने के लिए पहले आपको अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है सबसे कठिन कौशल कौन-सा है? तो सबसे कठिन कौशल आपका लेखन कौशल है। कौन-सा कौशल है? लेखन कौशल। इसमें क्या करना है? ध्वन्यात्मक शब्दों को क्या करना? लिपिबद्ध करना ही लेखन है। यानी आपने जो बोला उसको लिपि में लिखना, लिखकर प्रकट करना, है ना? यानी भाषा का कैसा रूप हो गया ये लिखित, ध्वनि कैसा हो गया मौखिक रूप, है ना? तो यानी ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं उनको लिपिबद्ध करना यानी लिखकर प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। कैसा कौशल है ये? मूर्त कौशल है। कैसा कौशल है? मूर्त अभिव्यक्ति कौशल है। कैसा कौशल है? मूर्त भी है क्योंकि यहाँ पर लिखकर आप विचारों को क्या कर रहे हो? प्रकट कर रहे हो। विचारों को क्या कर रहे हो? प्रकट कर रहे हो। बात समझ में आ गई है? हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो आपने अक्षर विधि की बात की है ना, अक्षर विधि, इसको वर्ण समामनाय विधि भी कहते हैं। वर्ण समामनाय, ठीक है? वर्ण समामनाय विधि के नाम से भी इसको कहा जाता है, यानी वर्ण जहाँ पर आपको आ गया ना, अक्षर या वर्ण, तो वो विधि कौन-सी हो जाएगी आपके, ये वाली विधि ही हो जानी है। बात समझ में आ गई है? ये अमूर्त व्यक्तिगत कौशल हो गया। अब देखिएगा, जो आप लेखन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लेखन की बात कर रहे हैं। ये लेखन होता कितने प्रकार का है? लेखन की बात करें, तो ये कितने प्रकार का होता है? बात समझ में आई क्या? चलिए, एक बार देख लेते हैं, है ना? हुँ, चलिए, देखिएगा लेख प्रायः 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना? लेखों के अगर प्रकार की बात करूँ तो कितने प्रकार हो गया? 4 प्रकार हो गया, श्रुति लेख, सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, है ना? अनुलेख अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख और श्रुतिलेख। तो ये लेख हो गए। श्रुतिलेख का मतलब होता है सुनकर लिखा, श्रुति यानी सुनकर, सुनकर लिखना। श्रुति लेख का मतलब सुनकर लिखना। इससे श्रवण कौशल का भी होता है, विकास होता है ना? बालक पहले सुनेगा, फिर क्या करेगा? लिखेगा। पहले शिक्षक कोई भी चैप्टर बोला करते थे और हम लिखा करते थे। आज भी करवाना चाहिए, है ना? मैं मेरी कक्षा में करवाता हूँ, आप भी करवाएँ। कोई भी बच्चों को लिखने का अभ्यास भी करवाना है ना? तो यानी सुनकर लिखना। बात समझ में आ गई? सुलेख की बात करें, तो सुलेख यानी अपनी समझ के अनुसार क्या करना है। सुलेख कह लीजिएगा यानी खुद के द्वारा लिखना। कोई भी पाठ दे दिया कि भई इसमें से क्या लेकर आना, स्वलेख। इसको सुलेख भी कहते हैं, स्वलेख भी कहते हैं। यानी अपनी समझ के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर लिखना, ठीक है ना? समझ के आधार पर लिखना। बात समझ में आ गई है? ठीक है? यानी अपनी समझ के आधार पर या अपनी समझ के अनुसार आप उसको लिख रहे हैं, वो आपका स्वलेख हो गया है ना? हाँ, और अगर हम बात करें अनुलेख की, अनुलेख यानी शिक्षक ने बोर्ड पर लिखा, शिक्षक ने कहाँ लिखा? बोर्ड पर लिखा और बच्चे उसको कॉपी में लिख रहे हैं, है ना? छात्र उसको किस में लिख रहे हैं? कॉपी में। ये कौन-सा हो गया? अनुलेख यानी शिक्षक का अनुकरण करके लिखा गया लेख, अनुलेख हो गया और प्रतिलेख, है ना? प्रतिलेख। प्रतिलिपि आपने सुना होगा ना? प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी जैसा का तैसा। कोई भी पाठ लिया आपने, कोई भी पाठ लिया और उसमें पाठ में आपको जैसा दिया गया है वैसे के वैसा ना, है ना? प्रतिरूप में यानी ज्यों का त्यों, प्रतिरूप। पाठ को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। यानी जैसा वहाँ पर लिखा गया है, वैसे की वैसे लिखना वो क्या कहलाएगा आपका? प्रतिलेख कहलाएगा। तो कितने हो गए आपके श्रुतिलेख, सुलेख, अनुलेख और प्रतिलेख, है ना? प्रतिलेख। चलिए, तो ये लेखों के प्रकार हो गए हैं। अब बात करते हैं लेखन कौशल की कुछ विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेखन कौशल की कुछ विधियों के बारे में देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लेखन कौशल की कुछ विधियाँ। लेखन कौशल की विधियों में
विधियों में एक आती है दृष्ट लेखन विधि, जिसको जेकाटोट पद्धति भी के नाम से भी जानते हैं। ये दृष्ट लेखन जो विधि है, वो आपके प्राथमिक स्तर पर क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी प्राथमिक स्तर के लिए कैसी विधि है ये आपकी? सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्यामपट्ट श्यामपट्ट या पाठ्य पुस्तक में लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर छात्र क्या करना है? छात्र का अभ्यास करवाया जाता है इसमें, है ना? अनुकरण करके बालक क्या करता है इसमें, है ना? छात्र का अभ्यास करवाया जा रहा है। इसको जेकाटोट पद्धति इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसके प्रवर्तक कौन है? जेकाटोट, है ना? जेका इसीलिए इस विधि को जेकाटोट पद्धति के नाम से भी, है ना, कहा जाता है। हाँ, ये प्राथमिक स्तर यानी प्रारंभिक कक्षाओं की बात करें तो उसमें उसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि छात्र देख कर लिखेगा तो अशुद्धियाँ भी कम करेगा, है ना? दृष्टि लेखन यानी देख कर लिखना, दृष्टि यानी देखना, दृष्ट का मतलब हो गया देख कर, लेखन यानी लिखना। यानी शिक्षक ने जैसा लिखा है श्यामपट्ट पर, वैसा ही बालक क्या कर रहा है? अपनी कॉपी में लिख रहा है। तो ये कौन-सी हो गई? दृष्ट लेखन विधि या जेकाटोट पद्धति। एक होती है मॉन्टेसरी विधि, है ना? मैं मौर्य मॉन्टेसरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, मॉन्टेसरी विधि की अगर हम बात करें, मॉन्टेसरी विधि की हम यहाँ पे बात करें, तो ये मॉन्टेसरी जो है, वो किस पर अधिक बल देती है? किस पे अधिक बल देती है? तो ये कह रहे हैं कि मॉन्टेसरी भी इंद्रियों के प्रशिक्षण पे अधिक बल देती है ना? इंद्रियों के प्रशिक्षण प्रशिक्षण पर अधिक बल। इंद्रियों का प्रशिक्षण, इंद्रियाँ मतलब आपका नाक, कान, नाक, कान, हाथ, ठीक है? इनके ऊपर ये क्या दी जाती है? अधिक बल देने का प्रयास करती है ना? यानी इसमें इंद्रियों के ऊपर यानी बालक का हाथ का मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है? हाथ का मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, उसका श्रवण अच्छा-सा होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि पहले जो लकड़ी है ना, लकड़ी या प्लास्टिक के ऊपर अक्षर पहले से ही बने होते हैं और उसके ऊपर अंगुली चलाना, फिर उसके ऊपर पेंसिल वगैरह चला कर के क्या नाम है, उसका अभ्यास करना। यानी आजकल प्रेज़ेंट में ये प्ले ग्रुप जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पर इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना? और वहाँ पर उसी 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 आधार पर क्या कर कर रहे हैं, यानी जैसा है अक्षर उसमें वैसी बनावट। जैसे मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। जैसे डॉट, 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 डॉट करके इस तरह से आपने क्या कर दिया, ये प्लास्टिक के पेपर पे या फिर ऐसे बना हुआ होता है। बालक क्या कर रहा है, इसके ऊपर अंगुली चला रहा है या फिर उसके ऊपर क्या कर रहा है, पेंसिल चला रहा है। यानी जैसा वर्ड है वैसा ही क्या करना है, उसको बनाने का प्रयास करना है। ठीक है? यानी हमने क्या कर दिया, इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया, जैसा है वैसे के वैसे पेस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या? क्या है, जैसा है वैसे के वैसे पेस्ट कर दिया, इसीलिए इसको पेस्टालॉजी भी कहा जाता है ना? पेस्टालॉजी। भाई यहाँ पर जो वर्ण पहले से दिया हुआ है उसको उसी के ऊपर हमने कॉपी पेस्ट की बात आपने सुना ही होगा ना, इसीलिए कॉपी पेस्ट से याद रखिएगा, जो जैसा उस पे आकृति बनी हुई वैसे की वैसे लिखना है, इसीलिए उसको मोंटेसरी विधि को पेस्टालॉजी भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, लेखन की कौशल की विधियों में देखिएगा श्रुत लेखन विधि, है ना? या उक्त लेखन विधि के नाम से भी इसको कहते हैं। श्रवण व लेखन कौशल से संबंधित है। श्रुत लेखन, ध्यान से समझना, श्रुत का मतलब हो गया सुनना, श्रुत का मतलब हो गया सुनना और लेखन का मतलब हो गया लिखना। तो नाम में ही है श्रुत लेखन, यानी श्रवण और लेखन कौशल से संबंधित है ये, उच्च स्तर के लिए है। अभी हमने लेख की बात की थी ना, श्रुति लेख की जो बात की थी, यानी बड़ी बच्चों के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। और अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, ये पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए है ना, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर का जो स्वरूप दिया गया है, ये आप समझिएगा, अभी जो मैंने ये बताया है, ये विशेष रूप से अक्षर के स्वरूप की बात करता है। मैंने कहा कि मैंने ये आपको ये जो तरीका बताया है, वो उसमें ये बताया है कि लकड़ी के या प्लास्टिक के गत्ते पर ऐसी आकृति बनी होती है और उसमें बालक केवल हाथ से वो कर रहा है, हाथ घुमाने का प्रयास कर रहा है या पेंसिल उस पे चलाने का प्रयास कर रहा है।
अक्षर स्वरूपानुकरण में जैसे आपने देखा होगा ना पहले इस तरह से लिख कर के दे रहे हैं टीचर और फिर वो पूरे पेज में यही लिख कर के लेता है। केवल एक ही अक्षर का क्या कर रहा है वो अभ्यास कर रहा है, उसको पूरी वर्णमाला नहीं दी जाती है। पहले अभी का दिया जाएगा, फिर पहले वो बनाना सीख गया, फिर बनाना सीखेगा, फिर बनाना सीखेगा। इस तरह से अक्षर का स्वरूप, उसका अनुकरण वहाँ पर कर रहा है। ये किसके लिए प्रयोग है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, है ना? पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए ये क्या है विधि आपकी महत्वपूर्ण विधि है। कैसी विधि है ये? पूर्व प्राथमिक स्तर पे महत्वपूर्ण विधि है। चलिए, है ना? ठीक है, तो फिर हमने क्या-क्या आज की कक्षा में जो हमने चर्चा की है ना? आज की कक्षा में हमने जो चर्चा की है, वो हमने भाषा कौशलों के बारे में बात कर ली है। भाषा कौशल, कौशल, ठीक है? भाषा कौशल 4 होते हैं आपके, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, है ना? मांटेश्री के अनुसार श्री के अनुसार आपका श्रवण, भाषण, लेखन और पठन। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, पहला कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है, तीसरा कौन-सा है? इन चीज़ों को आपको क्या करना है, थोड़ा-सा देख कर के चलना है। बात समझ अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर क्या नाम है, क्या करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? कमेंट्स करके आप क्या करें, ज़रूर बताएँ और परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, है ना? इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमने एक चर्चा की थी यहाँ पर लिपि विज्ञान से संबंधित और ध्वनि विज्ञान से संबंधित यानी लिखित, लिपि से संबंधित लिखित, ध्वनि से संबंधित मौखिक, है ना? एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ग्रहण कौशल से संबंधित कौन-कौन से हो गए? श्रवण आपका हो गया है और पठन हो गया है, अभिव्यक्ति से संबंधित भाषण हो गया है, लेखन हो गया है। ये दोनों ही हमने क्या किया था यहाँ पे, है ना? इसको थोड़ा-सा हमने समझा था। ये आपने देखा होगा श्रवण भाषण है ना हिंदी में, इंग्लिश में और आपको संस्कृत में यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसको याद करने की और इनका कौशलों का आधार क्या है, बुद्धि ही इनका क्या है, आधार है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण बात है, समझना है और अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, है ना? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। है ना? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इजाज़त चाहते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमो नमः। फिर मिलेंगे आपसे अग्रिम कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।